नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, यह वीडियो जीएस वर्ड के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की 5वें अध्याय की वीडियो है, जिसका शीर्षक है मूल अधिकार। आइए मूल अधिकार का विस्तृत अध्ययन करते हैं अपनी बुक जीएस वर्ड के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है। तो मूल अधिकार में हम मेन टॉपिक्स जो है, मेन चीज़ें जो हैं इनको पढ़ते हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो देखते हैं, सामान्यतः संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है। मतलब कि संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उन अधिकारों को जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार मानव के वे नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो मानव को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण जो है उपलब्ध कराते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना जो है वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में जो भाग 3 है, हमारे संविधान में 12 भाग हैं। जो तीसरा भाग है उसमें जो अनुच्छेद 365 हैं, उसमें 1 से 365 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें 12 और से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद है उसमें जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं। समता का अधिकार जो दिया या समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार वो 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। नोट में कुछ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वो 7वां कौन सा था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे साधारण विधिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। आइए आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखते हैं। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 हैं, जबकि कुछ अनुच्छेद सभी, मतलब कि जो 15, 16 और 19 हैं, ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि जो कुछ अनुच्छेद हैं सभी नागरिकों जैसे विदेशियों को भी प्राप्त किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता या विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22, 23 आदि ये सभी के लिए है। मूल अधिकारों का युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है ताकि व्यक्तिगत अधिकारों व जनता के अधिकारों के मध्य संतुलन कायम किया जा सके। व्यक्तिगत अधिकार और जनता के मध्य संतुलन को जो है कायम करने के लिए जो है मौलिक अधिकारों का निबंध, मतलब कि बंद भी किया, मतलब रोक भी लगाया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका निलंबन भी किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल से रोक दिया जा सकता है कि आप इस मतलब कि आपको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़ दिया जाएगा। उस बीच में तो आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, तो अनुच्छेद 20 और 21 में जो अनुच्छेद दिया विवरण दिया गया उन दोनों को छोड़ के बाकी जो सभी मौलिक अधिकार आपसे 14 से जो है किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक विशेषताओं से संयुक्त हैं क्योंकि ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 15। और कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं जो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा जो है प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दिशा में व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर जा सकता है। और इन अधिकारों के क्रियान्वयन पर अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी कानून की रक्षा, अनुच्छेद 31 खा नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों को कानूनों का विधिमान्यीकरण एवं अनुच्छेद 31 सी जो है नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए जो कानून है द्वारा सीमाएं निर्भर जो है आरोपित करती हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर सैन्य कानून अथवा सैन्य शासन लागू या प्रचलित में हो तो वहां पर मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अल्पीकरण अथवा रद्द किया जा सकता है।
राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए संसद मौलिक अधिकारों को कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के तहत। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। नागरिकों के मध्य केवल मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध। ये अनुच्छेद मतलब कि नागरिकों का जो अनुच्छेद 15 में दिया हो कि मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर का समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 19 में दिया हो गया वाक स्वतंत्रता, निर्बाध विचरण मतलब कहीं भी आओ जाओ, निवास आदि के विषयक अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रसार करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो ये 5 जो अनुच्छेद थे 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार थे। अब बात करते हैं नागरिकों के साथ साथ भारतीयों के साथ साथ जो है विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। लेकिन जो है कि जो विदेशी हैं वो शत्रु देश का ना हो, ये मतलब ध्यान देने वाली बात है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का जो है अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। बेसिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में दिया गया हुआ है। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी के संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 22। बलात् श्रम एवं मानव तस्करी के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में विदेशियों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। धार्मिक प्रसार के प्रयास की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धार्मिक प्रसार का प्रयास मतलब कि अपने धर्म को जो है प्रसार मतलब बढ़ाने के लिए जो है उसके जो है उसकी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 23 में दी हुई है। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26। धर्म को प्रोत्साहन देने हेतु कर में छूट मतलब धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसमें उस कर में जो है छूट मिलती है। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दी गई। अब बात करते हैं इनका विस्तृत वर्णन करते हैं। समता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसके क्या क्या दिया हुआ है कि अनुच्छेद 14 के तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति सीधे मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान है या विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है मतलब कि सभी को जो है कानून जो है बराबर लागू होगा उन पर। अनुच्छेद 15 में यह निहित किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 2 में दिया गया है कहा गया है कि कोई नागरिक कोई धर्म, मूल, जन्म आदि के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राज्य द्वारा पोषित सर्वसाधारण के कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सार्वजनिक समागम के स्थानों या सड़कों के उपयोग के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब कि सभी को समान रूप से जो है वहाँ पे समझा जाएगा। अनुच्छेद 15 में के जो तीसरा अध्याय दिया गया है भाग उसमें दिया है कि राज्य के बालकों और स्त्रियों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून बना सकेगा मतलब उनके विकास का जो है कानून जो है बना सकेगा। अच्छा, और अनुच्छेद 16 में दिया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, परंतु प्रावधान के 3 अपवाद भी हैं। क्योंकि संसद जो है लोक नियोजन बोलते हैं कि मतलब कि जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए अवसर की समानता है, लेकिन इसमें जो है कुछ अपवाद हैं। आइए अपवाद देखते हैं। पहला अपवाद यह है कि यदि संसद किसी राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार के संबंध में जिसमें निवास की जरूरत हो आवश्यक शर्त भी आरोपित कर सकती है, और राज्य पिछड़े वर्गों जिनका राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है मतलब कम संख्या में है के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, और राज्य विधि के तहत धार्मिक आधार पर भी विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया है कि अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई मतलब छुआछूत की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं मतलब कि छूने सभी मतलब कि छुआछूत की नहीं माना जाए हाँ यही कह सकते हैं कि अछूत नहीं माना जाएगा। हालांकि इस अधिनियम में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, न ही कोई ठोस दंडनीय प्रावधान किए गए हैं। फलतः जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और साथ ही 6 माह के कारावास
या 500 रुपये दंड अथवा दोनों शामिल हैं। आगे देखते हैं। 1955 के तहत छुआछूत में संलिप्त या दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं होगा, मतलब कि उसको चुनाव में लड़ने के लिए जो है जगह नहीं मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 17 के तहत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 18 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। साथ ही भारत के नियोजन के कार्यरत विदेशी भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, मतलब कि भारत की सरकार के जो नियोजन में कार्यरत जो हैं विदेशी जो हैं बाहर हैं, मतलब कि जो हमारी सरकार का जो कुछ एम्प्लॉइज जो हैं बाहर हैं, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है विदेशी उपाधि भी धारण नहीं कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मौलिक समता का अधिकार तो खत्म हो गया, अब आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दिया है हमारा 19 से 22 के बीच में। 19 से 22 के बीच में दिया है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकारों का या स्वतंत्रताओं का संहिताबद्ध किया गया है। पहला है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता या अधिकार, आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या उपजीविका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में निहित 6 अधिकारों को पर राज्य द्वारा नियुक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो पहला है कि विचार एवं व्यक्ति, मतलब बोलने की व्यवस्था बढ़िया कि आप खुल के बोल सकते हैं। शांतिपूर्वक कहीं भी बिना शस्त्र के आप सम्मेलन कर सकते हैं। संस्था या संघ, मतलब कि कोई भी संस्था आप स्थापित करना चाहते हैं या कोई संघ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई भी व्यापार, कोई भी जीविका आप चला सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता के संबंध में, सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के संबंध में, न्यायालय की अवमानना, अपराधों का दुष्प्रेषण के संबंध में तथा मानहानि आदि के संबंध में यदि उपरोक्त निर्बंधन पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अभाव में सामाजिक अराजकता की उपस्थिति भी पैदा हो सकती है, परंतु यह भी आशंका है कि कहीं राज्य इनका दुरुपयोग न हो। ऐसे में युक्तियुक्त के आधार पर निर्णय का अधिकार जो है न्यायालय को दिया गया है कि इस पर निर्बंधन लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब इस अधिकार को रोकना है, कब नहीं रोकना है। इसका जो है निर्णय हमारा न्यायालय करेगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, तो इसमें बात करेंगे। यह अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किया गया। इसके द्वारा नागरिकों की अभिव्यक्ति, मतलब दर्शाने, लिखित या मौखिक मत देने आदि की व्यवस्था की गई है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बदलती परिदृश्यों के अनुरूप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी उपक्रमों की क्रियाविधि संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, विरोध एवं प्रदर्शन का अधिकार लेकिन हड़ताल का नहीं। आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन हड़ताल मत करिए। शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का अधिकार, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई फ़ोन टैपिंग करता है तो अब जो है आप जाके उच्च न्यायालय में याचिका दे सकते हैं। स्वयं के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार। त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में सोशल मीडिया पोस्टिंग को एक मौलिक अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरनेट को मौलिक अधिकार माना गया है कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। हालांकि भारत की सुरक्षा, एकता एवं संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना व नैतिकता की स्थापना को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को उचित निर्बंधन या लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 का जो खा है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात की गई ना ऊपर, तो उसमें देखते हैं क्या है कि इसके तहत अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक जो है संगठित होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्मेलनों में भाग लेने व प्रदर्शन करने का भी अधिकार शामिल है। हालांकि इस पर मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मतलब दंगा इत्यादि के आधार पर आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के तहत निर्बंधन जो है अब संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का ग। इसके तहत राजनीतिक दल, साझा फर्म, संगठन व व्यापारिक संघ इत्यादि बनाने
अथवा स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार बन। संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 का घ। इस अधिकार के तहत व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में सर्वत्र अबाध विचरण कर सकता है। अनुच्छेद निवास का अधिकार जो अनुच्छेद 19 का घ अंगा में जो दिया गया है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भूभाग में बसने का या निवास करने अस्थायी या अस्थायी का अधिकार है। मतलब कि नागरिक देश के किसी भी भूभाग में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बसने का अधिकार है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नैतिकता आदि के आधार पर कुछ लोगों, वैश्य या पेशेवर अपराधी के विचरण पर प्रतिबंध जो है लगा सकता है। व्यवसाय या आजीविका की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को व्यवसाय करने, पेशा चुनने तथा व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया गया हो। उसे उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जितने की अधिक अपराध किए जाने के समय प्रचलित कानून के अधिकार थी। इसके अतिरिक्त एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि वह स्वेच्छा से उपस्थित होता है तो ऐसा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 में दी गई है, इसके तहत किसी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अर्थ को न्यायपालिका ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया है। इस दृष्टि में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद जो 1978 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी वाद में पहली बार न्यायालय वैयक्तिक स्वतंत्रता में वे समस्त तत्व निहित हैं जो मानव को पूर्ण बनाने में सक्षम है। इसके अलावा न्यायालय ने मेहता बनाम केरल राज्यवाद में पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकार घोषित किया। इस न्यायालय के निर्णयानुसार सार्वजनिक उपयोग में आने वाले संसाधनों को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही ऐसे संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। राज्य द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। आर्थिक विकास हेतु आवश्यक उद्योगों की स्थापना के साथ साथ पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्न विभिन्न निर्णय इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 21 में कुछ निर्णय जो दिए हुए हैं कुछ ऐसे भी हैं, आइए देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मानव को शुद्ध वायु का अधिकार है, ये मेहता बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया। सूचना का अधिकार जीवन की स्वतंत्रता में शामिल है। अच्छी नींद का अधिकार रामदेव बनाम दिल्ली पुलिस 2012 में। फोन टेप सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, ये नीरा राडिया बनाम रतन टाटावाद में था। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सतवंत बनाम भारत संघवाद, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है। जस्टिस के.एम. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद। इस प्रकार जो है इतना जो दिया हुआ है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब बात आती है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का में घोषित किया गया है कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी या अनुसार शिक्षा दी जाएगी। निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यथाशीघ्र उसे उस कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए कि जिनके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है। अनुच्छेद 22 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम साधारण कानून से संबंधित मामले, दूसरा निवारक हिरासत के मामले।
में लिखित अधिकार प्राप्त हैं। उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने अथवा प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। यदि दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखने का आदेश नहीं देता है तो उसे अविलंब रिहा कर दिया जाता है। नोट क्या है कि यह अधिकार सुरक्षा का विदेशी व्यक्ति तथा निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं प्रदान किए गए हैं। दूसरा बात करते हैं निवारक कानून। निवारक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध किया गया है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड को उचित कारण बताना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने वाली योग्यता के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर बताना आवश्यक है, किंतु यदि मामला लोकहित के विरुद्ध में है तो उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। गिरफ्तारी विरोध गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के दौरान निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है। हालांकि अभी मूल अवधि 3 माह ही है। संविधान में हिरासत के मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद तथा विधानमंडल के बीच विभक्त किया गया है। निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों और भारत की सुरक्षा संबंधित विशेष अधिकार संसद में निहित हैं। ध्यातव्य है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने व सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने आदि के अंतर्गत मामलों में हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक कानून आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय संसद ने निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में पारित किया गया था, जो 1969 में समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में लाया गया था। आर्थिक अपराधों के लिए अनुपूरक के रूप में संसद ने विदेशी मुद्रण संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम को फेपोशा 1974 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 में लाया गया। चोर बाजारी निवारण व आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980 में लाया गया था। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम मतलब कि एक्ट TADA 1985 में लाया गया था। यह 1995 में समाप्त हो गया। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा 2002, हालांकि 2004 में भी इसे समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकारें समय समय पर निवारक कानून बनाती रही हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रक अधिनियम MACOCA 1999 तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम 2017 यूपी कोका राज्य निवारक कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो ये जो निवारक कानून है इनके आपको डेट याद रखने हैं और कौन कब मतलब कि कौन कब पारित हुआ है इन याद कर लीजिए। जैसे कि दिया गया है कि मीसा 1971 में लाया गया, NSA 1980 में लाया गया, पोटा 2002 में लाया गया, यूपी कोका 2017 में लाया गया है। ये आपको मैचिंग में मिल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बलात्कार को निषिद्ध किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान अथवा संकटपूर्ण कार्य करने के लिए नियोजित किया नहीं जाएगा। इस संबंध में सरकार ने समय समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा बाल श्रम को नियंत्रित तथा प्रतिबंधित करने का प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1986 का बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। बाल श्रम अधिनियम 2005 बाल अपराधों तथा बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का एक कारगर कदम साबित हुआ है और ऐसा ही एक प्रयास भारत सरकार 2006 में किया गया, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को घरेलू नौकर रखने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मतलब कि 2006 में जब यह कानून लाया गया था तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे वो घर के कामों में और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों में काम नहीं करने के लिए नहीं रख सकते थे एक दुकानदार।
और 2012 में सरकार ने बाल श्रम अधिनियम 1986 में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए। इसके तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में रोजगार देने में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा। और हाल ही में संसद ने बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया। इसके तहत 16 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर, मतलब कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय में नहीं दिया। मतलब कि इसमें जो अभी लाया गया है 2016 में, इसमें जो है कि जो 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं वे घर के, मतलब घर के जो है दुकान वगैरह हैं उनमें काम कर सकते हैं। हालांकि उन्हें बाहर किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में काम नहीं दिया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अबाध रूप से स्वयं के धर्म के आचरण एवं स्वतंत्रता का जो है प्रदान किया गया है। धर्म के आचरण की जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार होगा। किंतु राज्य को यह अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 25 से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या सामाजिक कल्याण और लोक व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उसके पोषण आदि के विषय में प्रबंध की व्यवस्था करने का अधिकार तो शामिल है। अनुच्छेद 27 के तहत धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि अगर धर्म के लिए आप पैसे देते हैं तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी एकत्रित संपत्ति में से किसी धर्म विशेष का पोषण किया जाता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि अनुच्छेद 28 के अंदर राज्य निधि से पूर्णतः पारिपोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य के पैसे से चल रहा है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ध्यातव्य है कि उपरोक्त उपबंधों का उद्देश्य देश में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की स्थापना करना है। हालांकि पंथ निरपेक्षता की यह भावना मूल रूप से अन्य देशों से प्रचलित पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न है। सामान्यतः इसका अर्थ यह है कि भारत में न तो राज्य का कोई धर्म है और न ही राज्य धर्म के विरुद्ध है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वो अनुच्छेद 27 से 30 के बीच में दिया गया है। आइए अनुच्छेद 29 से 30 में होगा, यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों, मतलब धार्मिक, भाषा जो दोनों निम्न प्रकार से अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 30 के तहत राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में इस आधार पर विभेद नहीं करेगा किसी शिक्षण संस्था का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुरूप जो है नागरिकों को अपने मूल अधिकार के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय में दी जाने की शक्ति देता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन या प्रवर्तन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए उसकी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को जो संविधान की आत्मा कहा है। नोट की में बात यह है कि संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य गैर मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार या लौकिक अधिकारों की नहीं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय
में जो है वाद अपना दायर कर सकता है कि उसके किस किस मूल अधिकार का जो है हनन किया गया है। अब बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक ये हमारा जो है ये रिटें हैं, ये 5 रिट जारी करता है। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्ष, इसका शाब्दिक करते खुद को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को विधि के विरुद्ध हिरासत में रखा जाता है और ऐसी स्थिति में न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे तथा कारणों को स्पष्ट करे जिसके तहत उसे बंदी बनाया गया है। यदि न्यायिक जांच में संबंधित अधिकारी विधि सम्मत कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता तो वह उसे या बंदी को जो है मुक्त करने का आदेश दे देता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जब गिरफ्तारी विधि सम्मत हो या कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, मतलब गिरफ्तारी जो है विधि सम्मत हो या कार्यवाही जो है विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, तब हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो तो रिहा रिट जारी नहीं की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक इकाई या अधीनस्थ न्यायालय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो उच्चतम न्यायालय यह आदेश देता है कि वे अपने कर्तव्य का पालन अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करें। प्रतिषेध की बात करें कि जब किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण किसी मामले पर विचारार्थ हो तो इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह उक्त प्रकरण का विचार जो है रोक दे। अब बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है कि अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र जो है उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों के सुधार के लिए जारी किया जाता था। यह जो है किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों की जांच को जो है सुधार करने के लिए दिया जाता है और सामान्यतः उत्प्रेषण रिट न्यायिक भूलों को सुधारने हेतु भी जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा की बात करें तो इस रिट द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद या विशेषाधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा की जा सकती है। इसके तहत न्यायालय उससे पूछता है कि वह किसी विधि के अनुसार पद धारण किए हुए है। यदि वह अनाधिकृत रूप से पद धारण करते हुए है तो न्यायालय उसे पदमुक्त करने का आदेश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के रिट में अंतर क्या है, आइए देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, परंतु हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय मात्र स्वयं के न्यायिक क्षेत्र की विस्तृत ही रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है। मौलिक अधिकारों का संशोधन, आइए देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और न्यायालय के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 से प्रभावित नहीं होगा। नोट की मत यह दिया गया है कि अनुच्छेद 13 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को प्रभाव से निलंबित कर दिया और यह निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस तरह यह अध्याय खत्म होता है। अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं और आपको इसको याद करना ही करना है। मूल अधिकारों की अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा का विकास जो है ब्रिटेन से हुआ है। मूल अधिकारों का प्रावधान सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान से किया गया। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 में की गई।
भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के एवं वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। आच्छादन का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्यवाद में दिया था। अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता में पूर्ण नियंत्रण लगाता है और अनुच्छेद 14 कहता है भारत में सभी व्यक्तियों को विधिक समता एवं समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 का के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। मेमो डिबोट विक वेक्जरी का सिद्धांत दोहरे दंड के सिद्धांत से संबंधित है। आत्म अभिशंसन के सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 20 के 3 में वर्णित उपबंध से है। फोन टेप करना अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता में वर्णित एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है। शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 का को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर दिया गया है। धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार अनुच्छेद 25 मानववाद के अधीन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़ा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। कार्यवाही लंबित होने की दशा में प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है और किसी लोक सेवक द्वारा आज्ञापरक कर्तव्य न पूरी करने पर भी अपरमादेश जारी किया जा सकता है। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत दिया था, यह कि आपने ऊपर ही पढ़ लिया है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। देवासन बनाम भारत संघवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा बनाए गए अग्रयान्य सिद्धांत को असंवैधानिक घोषित किया। चंपक दोरायराजन बनाम मद्रास राज्यवाद में 1951 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। विदेश जाने के अधिकार को मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी और बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मोहिनी जैनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना है। इस प्रकार इस अध्याय की यही समाप्ति होती है और आशा करता हूँ कि यह अध्याय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और हमारे द्वारा बताया गया एक एक वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।